हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे थे क्या, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। ये हमने क्या किया, ये हमने पढ़ लिया है। आज हमको इसके क्या करने हैं, प्रमुख प्रश्नों को देखना है। क्या करना है, इससे जो परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन क्या करना है, उन प्रश्नों को क्या करना है, देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम उन प्रश्नों को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, ये रहा आपका पहला प्रश्न और ये पूछा गया कब, यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 की कौन सी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। कब पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ये कब पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। चलिए देखते हैं क्या है, इसको हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो देखते हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति का मतलब क्या है कि इसको ये पारित कब हुआ था, या इसी को क्या कहेंगे, अधिनियमित कब हुआ था। तो हम कितनी 2 तारीखें पढ़ते आए हैं। कौन कौन सी, एक पारित होने की, कौन सी, एक हम पढ़ते आए पारित होने की, और एक कौन सी, लागू होने की। कौन सी, एक पढ़ते आए हम लागू होने की। तो पारित होने की जो तिथि है, इसकी पारित होने की तिथि वो क्या थी, तो बताइए आप लोग जल्दी से कि पारित होने की तिथि इसकी क्या थी। कहेंगे 26 सितंबर। कितनी थी, 26 सितंबर। 26 सितंबर 2013 इसकी क्या थी, पारित होने की तिथि। अर्थात क्या कहेंगे कि 26 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को क्या मिल गई थी, स्वीकृति मिल गई थी। और ये लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था ये कब, 1 जनवरी। ये कब हुआ था, 1 जनवरी 2014 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसी के साथ हमने क्या देखी थी, कुल धाराएं देखी थी। क्या थी, कुल धाराएं भी हमने क्या करी थी, देखी थी। तो कुल धाराएं कितनी थी, 114 इसकी कुल धाराएं थी। और अध्याय कितने थे इसमें, अध्याय कितने थे, अध्याय तो अध्याय कहेंगे कितने, 13 अध्याय थे। कितने, 13 अध्याय थे। और अनुसूचियाँ कितनी थी, अनुसूचियाँ कितनी थी, तो अनुसूचियाँ कहेंगे इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 4 अनुसूचियाँ थी। कितनी, 4 अनुसूचियाँ थी। तो इसका राइट आंसर क्या कहेंगे, क्या 26 सितंबर 2013 को पारित हुआ, 1 जनवरी 2014 को पारित हुआ, या 5 मार्च 2015, या 10 अप्रैल 2016। तो क्या कहेंगे, 26 सितंबर। कब कहेंगे, 26 सितंबर 2013 को ये क्या हुआ, पारित हुआ था। इसका क्या राइट, ए ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये पूछा गया कब, यूपीएसआई 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या 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 कहता है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन, यहाँ पे क्या, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ना कब भूमि, ये यहाँ पे कुछ हो गया, ऐसे यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई। अभी मैं देख के बताता हूँ कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई है, क्या मिस्टेक हो गई है इसमें। हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना की जगह क्या है, यहाँ पर ने है। क्या है, यहाँ पर ने है। क्या है, ना की जगह क्या है, ने है। तो ये लिखा हुआ है कि जो कौन सा अधिनियम है, जो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने कब भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ली। कब इसने जगह ली, मतलब ये कब आया था, ये कब आया था, ये अधिनियम कब आया था। तो ये अधिनियम जब हम शुरू में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ये अधिनियम कब पारित, ये पहले किस नाम से, 1894 में ये क्या हुआ था, किस नाम से पारित हुआ था, 1894 हमने पढ़ा था कि किस नाम से, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के नाम से क्या हुआ था, ये पारित हुआ था। तो इसमें क्या राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी पूछा गया कब, 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया, 2017 में पूछा गया। क्या कहा गया है इसमें, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है। तो इसका विस्तार क्षेत्र हम कहाँ कहाँ पढ़े हैं, तो क्या पढ़ा था इसमें कि विस्तार क्षेत्र क्या है, संपूर्ण भारत पर। कहाँ पर, संपूर्ण भारत पर क्या है इसका विस्तार क्षेत्र। तो ये क्या हम हर धारा में यही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा बताना उचित नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2017 में पूछा गया यूपीएसआई में। तो इसमें क्या पूछा गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का संख्यक कितना है, जो संख्यांक है वो कितना है, जो इसके पिछले एक्ट में भी पूछा गया था, ऐसी क्वेश्चन बना था। लेकिन इसमें क्या पूछा गया, तो क्या 2012 का अधिनियम संख्या 12, 2015 का अधिनियम संख्या 13 है, या 2013 का अधिनियम संख्यांक संख्या कौन सी है, 30 है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। कौन सा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या, कौन सा अधिनियम, 2013 है तो कौन सा, इसका राइट आंसर क्या होगा, और 2013 अधिनियम और संख्यांक संख्या 30, कौन सा, संख्यांक संख्या 30। इसका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये पूछा गया यूपीएसआई 24 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। किसमें पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भारत में भूमि अधिग्रहण कानून नवीनतम परिवर्तन किस वर्ष लाया गया, नवीनतम परिवर्तन किस वर्ष लाया गया। तो इसमें जो नवीनतम परिवर्तन है वो कब लाया गया, इसमें क्या 2013 में ये क्या, ये अधिकार अधिनियम ये कब 2013 में अधिनियमित किया गया था। क्या किया गया था, 2013 में अधिनियमित किया गया था। लेकिन इसमें जो इसको लागू कब किया गया था, लागू किया गया था कब, 2014 में। लेकिन जो भारत का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, इसमें जो नवीनतम परिवर्तन लाए गए थे वो कब लाए गए थे, ये मैंने बताया नहीं। तो वो लाए गए थे कब, 2020 में। कब लाए गए थे, 2020 में लाए गए थे। ये शायद मैंने छूट गया 2020 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2020, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यूपीएसआई 2017। ये क्या है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा लिखा है। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। इसका मतलब क्या है कि कौन सा कथन सही है। क्या कहा गया कि इसमें कौन सा कथन सही है। कथन पढ़ते हैं, पहला कथन पढ़ते हैं क्या है कि निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। तो क्या 90% लोगों की सहमति आवश्यक है, तो बताइए। तो इसमें क्या 90% लोगों की सहमति आवश्यक है। तो इसमें ऐसी कोई बात हमने पढ़ी है, तो ऐसी कोई बात हमने नहीं पढ़ी। तो ऐसी कितने 80% इसमें है कि कितने 80% लोगों की सहमति होनी चाहिए। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन क्या है कि अगर निजी कंपनियों, तो ये क्या हो गया, पहला तो ये गलत हो गया। तो निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वासन और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। क्या है, तो हाँ ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या ए और बी दोनों तो नहीं होंगे, केवल बी। तो क्या केवल बी सही है, तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल, और केवल क्या हो जाएगा, केवल बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, इसका केवल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यूपीएसआई 1 दिसंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। कब पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कितना लंबा है, क्वेश्चन को देखिए और देखिए क्वेश्चन कितना लंबा है। सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। ये अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। भूमि अधिग्रहण
पुनर्वासन और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत एक प्रभावित परिवार को कैसे परिवार एक कैसे प्रभावित परिवार एक कैसा परिवार प्रभावित परिवार इसमें क्या इसको मार्क कर लीजिए इसको क्या कैसा एक प्रभावित परिवार ये हमें की है ये हमारी क्या परीक्षा यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो क्या है प्रभावित परिवार क्या प्रभावित परिवार के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले कितने वर्षों के लिए एक परिवार की आजीविका का प्राथमिक स्रोत वन निर्भर होगा। तो ये पूछा गया कि इतना लंबा लिखा है तो देखिए इसमें इतना लंबा बोला गया है, लेकिन पूछा क्या है कि जो प्रभावित परिवार है उसको कितने दिन तक यदि उसकी जो भूमि नहीं है तो वो यदि अपना जीवन यापन कर रहा है तो किसी भूमि पर तो कितने साल या कितने दिनों तक उसको वहाँ पर होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था हमने एक धारा पढ़ी थी धारा जब हम 3 पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा है धारा 3 में क्या परिभाषाएं इसमें पढ़ी थी हमने क्या पढ़ी थी धारा 3 में हमने परिभाषाएं और 3 गा पढ़ रहे थे। कौन सी हम जब धारा 3 गा में तो मैंने तीसरा पॉइंट लिखवाया था तीसरा या चौथा पॉइंट लिखवाया था कि ऐसा परिवार जिसमें जो आजीविका जिसकी जो जीविका या जो आय का स्रोत है वो जो अर्जन से पहले है वो कितने 3 वर्ष तक कितना 3 वर्ष तक क्या हो उस जलराशि में लिखवाया था और वन में लिखवाया था कितने वनों में यदि वहाँ से निर्भर है उन पर निर्भर है तो उसको क्या होगा तो क्या किस पे प्रभावित परिवार के नाम पे माना जाएगा उसको क्या प्रभावित परिवार माना जाएगा। तो इसमें क्या राइट आंसर क्या होगा 5 वर्ष के लिए 10 वर्ष के 7 वर्ष के 3 वर्ष के लिए तो क्या कहेंगे राइट आंसर क्या होगा हमारा 3 वर्ष के लिए क्या होगा सीधे भाषा बड़ी है भाषा बड़ी देखकर क्या करते हैं क्वेश्चन भी हम छोड़ देते हैं। तो देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा कि UPSI 1 दिसंबर 2021 के कब तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है क्या पूछा गया है ये लिखा है RFCTLARR और ये क्या है ये इसी का अंग्रेजी फुल फॉर्म अंग्रेजी नाम लिखा हुआ किसका भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनः स्थापन का इसमें क्या है इसका नाम लिखा है अंग्रेजी में लिखा है। तो इसमें इसी प्रकार प्रश्न में पूछा था मैंने इसी प्रकार लिख लिया अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो इसका फुल फॉर्म आ जाएगा। तो अधिनियम 2013 की धारा 3 के अनुसार कोई भी परिवार जिसे भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र से स्थानांतरित और पुनर्स्थापित किया जाना है वो तो वह क्या कहलाता है। अभी जस्ट इसके पीछे क्वेश्चन किया है तो वह क्या कहलाता है विस्थापित परिवार कहलाता है मुआवजा प्राप्त परिवार कहलाता है या पुनः स्थापित परिवार कहलाता है या प्रतिबंधित परिवार कहलाता है क्या कहलाता है प्रतिबंधित परिवार विस्थापित परिवार। तो किसकी हमने एक परिभाषा और पढ़ी थी क्या विस्थापित परिवार या विस्थापित कुटुंब जिसमें हमने कौन सी 3 टामें देखी थी किसमें 3 टामें हमने ये परिभाषा देखी थी किसकी विस्थापित कुटुंब की। तो इसको क्या कहेंगे विस्थापित परिवार कहेंगे उसको क्या कहेंगे विस्थापित परिवार कहेंगे क्या कहेंगे विस्थापित परिवार कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये कब पूछा गया ये देखिए ये सारे के सारे यार इस बार ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे पूछे ये भी UPSI 1 दिसंबर की 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। इसमें क्या सीमांत कृषक किसे कहते हैं क्या कहते हैं सीमांत कृषक। तो इसमें किसकी परिभाषा आ गई सीमांत कृषक की परिभाषा पूछी गई है किसकी मार्जिनल फार्मर की परिभाषा पूछी गई है। तो इसमें मार्जिनल फार्मर की परिभाषा हम किसमें धारा 3 ना में किसमें हम धारा 3 ना में हमने क्या की थी इसकी परिभाषा पढ़ी थी। तो क्या पढ़ी थी 2 परिभाषा पढ़ी थी कि क्या देखी थी कि यदि वह किसान क्या हो या तो उसके पास क्या 1 एकड़ तक भूमि हो क्या हो उसके पास 1 एकड़ भूमि हो वो जो 1 एकड़ भूमि है वो कैसी हो आसिंचित हो या उसके पास क्या हो आधी भूमि हो या उसको हेक्टेयर कहते हैं या हेक्टेयर। तो हेक्टेयर 1 हेक्टेयर या आधे हेक्टेयर जो क्या है वो भूमि हो वो कैसी सिंचित भूमि हो तो उसको क्या सीमांत किसान कहेंगे। तो देखेंगे क्या कहेंगे तो क्या कहते देखते हैं कि ऐसा खेतिहर जो 2 हेक्टेयर सीमांत में तो बात ही नहीं करी किसमें किसके में 2 हेक्टेयर की किसमें बात थी तो 2 हेक्टेयर की किसी छोटे किसान में किसमें छोटे किसान की परिभाषा में 2 हेक्टेयर की बात थी। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन गलत होने से ये दोनों विकल्प भी उपरोक्त में से कोई नहीं ये भी गलत हो गया क्या तो ये भी गलत हो गया। अब बचा कौन सा लास्ट ऑप्शन तो ऐसा खेतिहर जो कि आधे हेक्टेयर
तक सिंचित भूमि धारण करता हो। तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन को तैयार किया जाना किस धारा में उपबंधित है? किस धारा में उपबंधित है? इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा। इसका मतलब है कि जो क्या है, किसी की जो भूमि अर्जन होनी है, तो क्या भूमि अर्जन होने के टाइम पे जो उस चीज़ का जो अध्ययन किया जाना है, क्या किया जाना, जो वहाँ का अध्ययन किया जाना, जो हमने धारा किस में, चार में, धारा में, धारा 4 में किस नाम से पढ़ा है? भूमि जो अधिग्रहण है उसका अन्वेषण, उसकी जांच वगैरह किस प्रकार से होगी, वो चीज़ हमने देखी है। तो उसी के बारे में ये बात करती है कि किस धारा में किया गया है, इसका उपबंध किस धारा में किया गया। तो हमने किस में, धारा 4 में पढ़ा है। किस में? धारा 4 में हमने ये पढ़ रखा है। किस में पढ़ रखा है? धारा 4 में हमने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा इसका धारा 4, ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन किस धारा में उपबंधित किया गया है? प्रारंभिक जो सूचना है, जो सूचना दी जाती है, वो किस धारा में उपबंधित की गई है? तो किस में? धारा 10 में। तो धारा 10 में क्या है? धारा 10 में क्या है? धारा 10 में है जो खाद्य सुरक्षा है, उसके लिए जो विशेष उपबंध है, उसके लिए उसमें विशेष उपबंध की बात की गई है। धारा 11 में क्या है? धारा 11 में बताया गया अधिसूचना, नोटिफिकेशन के बारे में। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? धारा 11 हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। और धारा 12 में क्या है? धारा 12 में क्या है? सर्वे के बारे में बताया गया। किसमें? सर्वे का प्रारंभ है। क्या है? धारा 12 में क्या है? सर्वे का प्रारंभ है। क्या है? धारा 12 में सर्वे का प्रारंभ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किस धारा में प्रावधानित है? मतलब किस धारा में उल्लिखित है? क्या सर्वेक्षण लो अभी बताया। धारा किसमें? धारा 12 में। किसमें? धारा 12 में क्या है? तो धारा 12 इसका राइट आंसर हो जाए। अभी बताया मैंने, लो अभी दो, ये देखो ये आ गया। लो धारा 12 में सर्वेक्षण है। क्या? धारा 12 में क्या? सर्वेक्षण है। और धारा 7 में क्या? धारा 7 में इसका क्या है? विशेष समूह है। धारा 7 में क्या है? जो जांच होनी है उसके लिए क्या? विशेष समूह की बात की गई है। धारा 14 में क्या बात की गई है? और धारा 15 में क्या है? धारा 14 में भी इसी के बारे में बात की गई है। और धारा 15 में क्या बात की गई है? तो धारा 15 में बात की गई है किसी जो आक्षेप हैं उनकी क्या? सुनवाई के बारे में बात की गई है। धारा 15 में क्या? आक्षेप वगैरह अगर किसी को कोई समस्या है तो उसकी सुनवाई के बारे में बात की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? पुनर्वासन और पुनर्स्थापन स्कीम कौन करता है? स्कीम, इसमें क्या? इसमें खा गए को क्या? इसमें तैयार खा गए। इसमें क्या? इसमें क्या खा गए? इसमें हम क्या प्रिंट करते टाइम क्या? तैयार। कौन तैयार करता है? क्या करता है? कौन तैयार करता है? पुनर्वासन और पुनर्स्थापन स्कीम कौन तैयार करता है? क्या करता है? कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? कलेक्टर तैयार करता है, तहसीलदार तैयार करता है, लेखपाल तैयार करता है या प्रशासक तैयार करता है? तो ये कौन तैयार करता है? ये इसको कौन तैयार करता है? इसको करता है कौन? प्रशासक। कौन पढ़ाता है? प्रशासक इसको क्या करता है? तैयार करता है। किसमें? धारा 16 में हमने पढ़ा था। किसमें? धारा 16। कौन सी? धारा 16 में हमने पढ़ा था कि प्रशासक द्वारा क्या करना? पुनर्वासन जो स्कीम है उसको क्या करना? उसका तैयार किया जाना। उसका क्या किया जाना? तैयार किया जाना हमने पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट धारा में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्स्थापन स्कीम को सार्वजनिक कौन करता है? तो ये आ गई धारा कि अब सार्वजनिक कौन करेगा? सार्वजनिक घोषणा कौन करता है? तो उसकी स्कीम की घोषणा और सार्वजनिक कौन करता है? तो ये कलेक्टर करता है, सरकार करती है, सहायक कलेक्टर करता है या आयुक्त करता है? कौन करता है? आयुक्त करता है। कौन करता है? इसका राइट आंसर कौन होगा? इसका राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन डी। कौन करता है? आयुक्त करता है। कौन करता है? आयुक्त करता है।
कौन करता है? आयुक्त करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसके द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किया जाता है, मतलब उसका बाजार मूल्य तैयार किया जाता है। तो बाजार मूल्य कौन के तैयार करता है? तहसीलदार करता है, सरकार करती है, कलेक्टर करता है, आयुक्त करता है। तो क्या पढ़ा था? ये सब काम कौन करता है? कलेक्टर करता है। कौन करता है? ये सारे के सारे कार्य कौन करता है? ये सारे के सारे कार्य करता है कलेक्टर। कौन करता है? कलेक्टर। जो भी होते हैं, जो अभी भी आगे देखें, वो भी बेसिकली क्या होता है? वो डीएम ही होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि प्रति कर की रकम का अवधारण कौन करता है? तो ये भी कौन करेगा? ये भी कौन करता है? ये भी कलेक्टर ही करता है। ये भी कौन करता है? ये भी कलेक्टर ही करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रति कर की रकम की अवधारण। ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, या नहीं? ये नहीं है। ये क्या लिखा है इसमें? इसमें क्या है? प्रति कर की रकम का अंतिम अवधारण कौन करता है? तो अंतिम रूप से अवधारण भी कौन करता है? अंतिम रूप से अवधारण कौन? तहसीलदार करता है, सरकार करता है, कलेक्टर या आयुक्त। तो कौन करता है? तो ये भी अंतिम रूप से भी कौन करता है? अंतिम रूप से भी कौन? कलेक्टर ही करता है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्स्थापन प्राधिकरण का गठन कितने व्यक्तियों से होता है? तो ये भी हमने पढ़ा था, कितने व्यक्तियों से होता है। तो इसमें क्या एक व्यक्ति बढ़ा था? क्या एक व्यक्ति हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति इसमें होता है। तो केवल 3 व्यक्ति होते हैं, केवल 5 व्यक्ति होते हैं, केवल 1 व्यक्ति, केवल 2। तो कितने व्यक्ति हमने पढ़ा था? केवल 1 व्यक्ति होता है। क्या कितना होते हैं? केवल 1 व्यक्ति होता है। कितने होते हैं? केवल और केवल 1 व्यक्ति होता है। किसमें पढ़ा था हमने? धारा 52 में पढ़ा था। किसमें? हमने ये चीज़ हमने किसमें पढ़ी थी? ये चीज़ हमने पढ़ी थी धारा 52। किसमें? धारा 52 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राधिकरण की पीठासीन अधिकारी कितने वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे, मतलब उसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो कितना टाइम पीरियड होता है इनका? या तो 3 साल या कितने? 65 वर्ष। कितनी? 65 वर्ष की आयु तक। तो कौन सा ऑप्शन? 5 वर्ष तक नहीं होगा, 3 वर्ष तक। तो ये बिल्कुल हो सकता है 3 वर्ष तक होता है, तो बिल्कुल हो सकता है 3 वर्ष तक। अभी नहीं मानेंगे। फिर 7 वर्ष तो नहीं होगा, कितने? 7 वर्ष नहीं होगा। तो ऑप्शन सी क्या? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर, क्योंकि इसमें 3 और 65 वर्ष दोनों की बात की गई है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे क्या थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें हमने 20 से 22 क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट अधिनियम को लेके आएंगे। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।